थर्मोडायनेमिक्स की बात अब करते हैं। तो देखो इस चैप्टर का मीनिंग ही क्या है, थर्मो। थर्मो माने हीट, और डायनेमिक्स माने क्या होता है भाई? आपने कहा डायनेमिक्स माने मोशन, सही है आपकी बात। और मोशन का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी इस पूरी की पूरी यूनिट में हम जो हीट को किस में कन्वर्ट करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और कभी कभी जो है मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या काउंट करेंगे? हीट काउंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद में फिर जो है थर्मो डायनामिक सिस्टम क्या है यार? थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको कहते हैं? तो गैस, जनरल वे में लिखा जाए तो फ्लूइड लिख सकते हो आप। गैस इन कंटेनर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो गैस को बर्तन में बंद कर लो, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब बर्तन में बंद गैस के बारे में हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम प्रेशर की बात करेंगे, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हम टेम्परेचर की बात करेंगे, और हम हीट की बात करेंगे। थर्मो माने हीट, हम हीट की बात करेंगे। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। यानी कि बर्तन में जो गैस बंद है उसको लेकर के हम जो जो फिजिकल टर्म यूज करेंगे वो क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। एक टर्म और आता है एंट्रोपी, तो हमने तो नहीं लिखा क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। ठीक है ना भाई, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मतलब जो मेन है वो सब आ गए। तो ये जो हैं आपके कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। अगर आपने कहीं पर ये लिखा हुआ देखा कि उन्होंने वहाँ एंट्रोपी लिखा हुआ था, तो आप समझ लेना कि सर ने तो नहीं लिखाया। तो 100% किसी ना किसी में वो क्या हो गया? इंक्लूड हो गया है। और मैं बता दूं वो इसमें इंक्लूड हो गया है। जब मैंने हीट लिखा तो इसमें इंक्लूड हो गया। क्या होती है एंट्रोपी जानेंगे। आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। डायनेमिक वेरिएबल। तो पहले छोटी छोटी बातें ये जान लें हम लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसको हम डिवाइड भी करेंगे। आइए यहां तक पहले सुनिए भाई, डायाथर्मिक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो डायाथर्मिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये है, जैसे हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया और सराउंडिंग में रख दिया। ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट की एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। मतलब इस सिस्टम में जो मास है, मटेरियल है, और जो सराउंडिंग में मास और मटेरियल है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो ये डायाथर्मिक हो गया। क्या हो गया ये? डायाथर्मिक। और एडियाबैटिक क्या होगा उसकी भी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप नोट हेडिंग में पहला पॉइंट लिखो, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक एक साथ लिखना, डायाथर्मिक थर्मोडायनेमिक। डायाथर्मिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डायाथर्मिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज such system
in which heat exchange take place, between system and surrounding, heat exchange take place between system and surrounding, but there is no material exchange, between them. No material exchange between them. जो आपने लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के भी देख लें। सिस्टम और सराउंडिंग हीट तो एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज लिखा हुआ है मतलब परमिशन ये है कि सराउंडिंग जो है हीट ले भी सकता है और सिस्टम भी हीट ले सकता है या दे सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन मटेरियल का कोई एक्सचेंज आपस में नहीं होगा। और एडियाबैटिक में ये दोनों चीज़ें ना हो, ना तो हीट एक्सचेंज हो और ना ही मटेरियल एक्सचेंज हो। सेकंड नंबर पॉइंट लिखें, एडियाबैटिक हाँ सही है, ADIBATIC एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम is such system in which there is no heat as well as material exchange, no heat as well as material exchange take place between system and surrounding, between system and surrounding. बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग हो गई डेफिनेशन, देख लो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू कितना है, 0 है, क्योंकि ना तो हीट ली गई है ना ही दी गई है। तो अगर सिस्टम ने कहा कि भाई मेरे पास हीट जो थी वो 20 कैलोरी थी, तो थोड़ी देर बाद भी क्या होगी, 20 कैलोरी रहेगा, तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा, 0। सिमिलर सराउंडिंग के लिए चले जाओ तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में कहा गया कि वो इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है? देखो इसके दो मतलब हैं। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है अकेला है और उसके लिए कहा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो उसके जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है ना, वो समय के साथ में बदल नहीं रहे। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो हम बता ही चुके हैं आपको। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके पास 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं और उनके लिए ये कहा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब उनके सबके टेम्परेचर क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट, यानी कि उनमें आपस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पर आए, उसी नोट के तीसरे पॉइंट पर, when single thermodynamic system make equilibrium
then it means thermodynamics variable are constant with respect to time, 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 are constant with respect to time. जो बात लिखी हुई है वो क्लियर है ना? पढ़ के देख लें आप एक बार। सर ये जो भी नॉर्मल चीज़ों में जो हीट ट्रांसफर होता है, टेकिंग होता है, ये डायथर्मिक में आता है। मतलब बिल्कुल, मटेरियल आप मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा हो, डायथर्मिक हो जाएगा। जैसे आपके जो है घर का दरवाज़ा और सराउंडिंग देख लो, तो घर का दरवाज़ा जो है, या आप छत की बात कर लो, छत और सराउंडिंग कर लो, देख लो, तो दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं? हीट एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया? डायथर्मिक हो गया। जो हमने कपड़े पहन रखे हुए हैं सर्दियों में, ये क्या करते हैं? हीट एक्सचेंज तो करते हैं। बताओ, हीट एक्सचेंज करते हैं क्या? अरे थोड़ा बहुत तो करते ही है ना। अगर एडियाबैटिक है तब नहीं करेंगे। सिंपल, अगर हम लोगों ने जो भी कपड़े पहन रखे हैं वो हीट एक्सचेंज करते हैं, और हीट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं करते। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मटेरियल भी क्या करते हो? ट्रांसपोर्ट करते हो। तो ये बात तो सही है कि बहुत सारे आपके सराउंडिंग में ऐसे सिस्टम होंगे जो डायाथर्मिक होंगे, और बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होंगे जो एडियाबैटिक होंगे। ठीक है। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे? अगर कोई अकेला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। हाँ, जो भी नंबर हो, फोर्थ पॉइंट होगा। इफ टू TWO2, if 2 or more than 2, if 2 or more than 2 thermodynamic system, if 2 or more than 2 thermodynamic system maintain equilibrium, if 2 or more than 2 thermodynamic system maintain equilibrium, then it means there is no heat exchange between, sorry, it means there is no heat exchange among them, there is no heat exchange among them। ब्रैकेट में लिख दो, मतलब यानी मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि अगर हीट एक्सचेंज करानी है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेरी करना चाहिए। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो, नोट वाले। इनका इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब कोई न्यूमेरिकल में थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिखा रहता है, उसके साथ में डायाथर्मिक लिखा रहता है, कभी एडियाबैटिक लिखा रहता है। तो एडियाबैटिक की तो आदत बहुत जनरल होती है, एडियाबैटिक ज़्यादा मिलता है। एडियाबैटिक ये नाम भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, एडियाबैटिक है। तो वहाँ पर जो है डायाथर्मिक अगर लिख दिया गया तो मतलब आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, ज़रा सा उसको देखें और मुझे बताएं कि ये बात आपको इससे पहले पता थी या नहीं पता थी। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया हमने, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया, लिख दिया केवल थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये।
तो हमने बता रखा है, अपडेट आपको दे रखी है कि एक्चुअली इसका मतलब है कि एक बर्तन है, उसके अंदर गैस आपने बंद कर रखी है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो गैस है वो कुछ काम कर रही है, तो बना लिया जाए। देखो दो बातें होंगी, कभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है काम करेगा, तो कभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर काम होगा। तो यानी कि वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो पहले अभी हम वर्क डन थर्मोडायनेमिक सिस्टम से होने वाले वर्क डन को निकाल रहे हैं। जो ये गैस है, मान लेते हैं पिस्टन पे प्रेशर लगा रही है, ये प्रेशर है, सपोज कर लिया P है प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी है P है। इस प्रेशर की वजह से ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने जब पिस्टन पे काम किया, तो ये जो पिस्टन है वो सपोज कर लेते हैं कि इस जगह से इस जगह तक शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। तो T बराबर 0 पे सिचुएशन ये है, और एट एनी इंस्टेंट सिचुएशन ये है। ठीक है, तो बताइए इनिशियल वॉल्यूम अगर मुझे अपने डायग्राम में लिखना हो, मैं नाम दे देता हूँ। इस बाउंड्री का नाम है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, और ये हो गया स्मॉल e और स्मॉल f। तो बताओ भाई इनिशियल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इनिशियल VI क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ABCD, क्योंकि आइडियल गैस में बताया गया जितना कंटेनर उतना ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो VI इज इक्वल टू हो जाएगा, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा यार? चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है मैंने ऐसे ही बनाया है, तो x ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन x प्लस dx है। dx लिख दिया, यानी कि बहुत ही मोमेंटरली स्टडी चल रही है। तुरंत जैसे ही प्रेशर ने पिस्टन पे फोर्स लगाया, तुरंत हमने कहा अच्छा भाई काउंट करते हैं। और ये जो कंटेनर है इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है वो A है, कैपिटल A। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा A इंटू एक्स, इक्वेशन 1। और फाइनल वॉल्यूम निकाला जाए, फाइनल वॉल्यूम V फाइनल, तो नाम लेना या सीधे वर्क करना है? x प्लस डी एक्स इंटू में क्या आ गया A। चेंज इन वॉल्यूम निकाला जाए, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये सारा काम मैं इंस्टेंटेनियस में कर रहा हूँ और छोटे समय के लिए कर रहा हूँ, एंड दैट इज वाई dV। तो ये आ जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, ये तरीका होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स, साथ में A माइनस का AX, ये आ जाएगा कितना ADX। ये वॉल्यूम आ गया, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम अगर देखो तो कितना है? DFEC, यही तो है चेंज इन वॉल्यूम, यही है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अब हमने कहा कि जो पिस्टन ने यानी जो गैस ने पिस्टन पे वर्क किया है वो निकाल लिया जाए। तो अगर प्रेशर P है तो फोर्स कितना होगा भाई? यहाँ मैं एक चीज़ और चेक कर लूँ कि प्रेशर बराबर क्या होता है। कुछ अपडेट करना है तो बताओ भाई। अगर इतना आसान आंसर होता तो फिर मैं तुमसे पूछता क्यों। प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, सही है बात ये। प्रेशर बराबर होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया
अपॉन एरिया, ये होता है प्रेशर। जैसे मान लेते हैं कि एक एरिया ये है और हमने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 60 डिग्री पर लगाया, और ये जो एरिया है दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, और समवन से इसकी प्रेशर निकालो तो फंस जाओगे आप। प्रेशर बराबर फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया अपॉन एरिया। तो हमको तो वो फोर्स चाहिए जो एरिया के साथ 90 बनाए, तो जो फोर्स एरिया के साथ 90 बनाएगा वो क्या होगा, 20 cos 60। तो यहाँ पर आ गया 20 cos 60 अपॉन में एरिया कितना है 2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो 10/2 कितना हो गया 5 पास्कल। सारा काम एसआई में किया गया ना, क्लियर ये बात। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये तो ठीक बात है, बट जनरल वे में तो आप इसको जो है फंस जाओगे ना। प्रेशर फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया अपॉन एरिया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो अब हम जरा ये पता लगाएं कि ये जो गैस है इसने जो प्रेशर लगा रखा है उस प्रेशर से जो फोर्स आया, तो यहाँ देखिए लिखा मैंने फोर्स जो कि F है, और देखो कितने डिग्री पर है ये 90 डिग्री पर है। तो वो जरा लिखा जाए, तो यहाँ पर लिख दिया गया वर्क डन बराबर W। तो एक तो फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एक फार्मूला होता है, चलो अच्छा जनरल में भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, नहीं ये दोनों फार्मूले क्या मेरी मर्जी से चलेंगे क्या, या सिचुएशन की मर्जी से चलेंगे। तो सिचुएशन क्या है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ये तब जब फोर्स कांस्टेंट, और ये तब जब फोर्स वेरिएबल। और यहां पर जो आपके गैसेस का जो हालचाल है और ये जो फोर्स लगाएगी, बताइए क्या लगता है, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, बोलो। वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, P बराबर 1/3 V² RMS पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और V² RMS किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो यहाँ जो गैस के अंदर जो चीज़ जो ताकत है, जो पावर है, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो भाई टेम्परेचर के बदलने से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या तो फिर आप बहुत आइडियल वे में बताइए कि नहीं सब कुछ कांस्टेंट है। तो जनरल वे में तो हम बात करेंगे तो किस पे जाएंगे, इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे DW, छोटा सा वर्क निकालना है, इंटीग्रेशन फोर्स और डॉट में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे dx से लिख दिया है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसको और सॉल्व कर लिया जाए। टोटल अगर वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DW हो जाएगा। ये टोटल वर्क डन ही तो था, इसको हटाना पड़ेगा पहले। अगर बिना इंटीग्रेशन के करोगे तो क्या बनेगा, वर्क डन छोटा सा, और टोटल वर्क डन के लिए जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और आगे मूव करते हैं, इंटीग्रेशन F dx और cos 0। भाई जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही क्या डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट आपका, पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है dx, ठीक है। तो ये आया W =
एफ डी एक्स आ गया। अब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट वो चीज़ आप जानते हो जो मैंने अभी यहाँ पे डिक्टेट कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ सिचुएशन आपके फेवर में ही है कि फोर्स एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू पी ए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए और डी एक्स, और ये पी ए और डी एक्स क्या है, वॉल्यूम। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे W बराबर हो गया इंटीग्रेशन P dV यूजिंग इक्वेशन 3। तो घबरा मत जाना कि इंटीग्रेशन आ गया। अगर कांस्टेंट के हालात हैं तो W बराबर P डेल्टा V, वेरिएबल की कंडीशन W बराबर P dV। देखो आपने वर्क डन बाय द गैस निकाल लिया है, तो रिजल्ट ये आ गया कि वर्क डन बाय गैस आया है, वर्क डन बाय गैस W बराबर इंटीग्रेशन P dV, ये आया है। अगर आप ऐसे लिखते हो P डेल्टा V, तो ये सिचुएशन जब कैसी हो कांस्टेंट तो ये लगा देना, और ये लगाना जब सिचुएशन कैसी हो वेरिएबल है तो ये लगा देना, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्या चीज कांस्टेंट क्या चीज वेरिएबल, P। भाई देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, प्रेशर का, रिस्पेक्ट में किसके, वॉल्यूम के। P ने कहा हम तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या रह जाएगा, डेल्टा dV रह जाएगा, जो कि एक्चुअली मतलब क्या होगा, डेल्टा V। dV जब लिखोगे तो वॉल्यूम लगाओगे V1 से V2 तो क्या बनेगा, V2 माइनस V1। तो यहाँ पर चलिए वो भी मैं लिख दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तब यूज करना व्हेन P वेरिएबल, और ये तब यूज करना जब P क्या हो जाए, कांस्टेंट। कहीं कोई बात समझनी हो, पूछनी हो तो बता सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। जैसे ऐसे लिखा हो log बेस E2, और मुझे लिखना है log बेस 10(2). E से 10 बेस पर जाना है तो क्या करते हैं, 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथमिक टेबल होगी वो किस में होगी, 10 बेस पर, ठीक है ना। तो बेस E को अगर तुम्हें जाना है 10 बेस पर तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जहाँ पे बेस में E लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा काम कर लिया जाए, फिर क्लास खत्म की जाए। अब हम निकालने वाले हैं W माने बाई गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, कि अपनी जो ये गैस है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमको फार्मूला मिला है कि W बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जो हमारी जानकारी है वो ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, और कॉन्सेप्ट होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT बाई V। तो W इज इक्वल टू P की वैल्यू हो गई nRT बाई V, साथ में dV। अब जो लोग कांस्टेंट है उनको बाहर जाना चाहिए, nRT बाहर हो जाएगा। N और R तो कांस्टेंट है, ये हमें पता ही है, T आइसोथर्मल की वजह से है। तो W बराबर हो गया क्या, nRT इंटीग्रेशन 1/v dV। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और यहाँ पे बेस क्या होता है, E, ठीक है। log x होता है लेकिन बेस E होता है। W बराबर हो गया nRT, और ये हो गया log V। अब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक बदला है, तो V1 से V2 बदला है। याद रखना V1 से V2 में V1 क्या है, इनिशियल, V2 क्या है, फाइनल।
गड़बड़ करोगे तो फिर हम VI और V फाइनल लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना, ठीक है ना, V1 से V2। तो लॉग बेस ई अंडरस्टूड होता है, दिख नहीं रहा है, इसका वही है। पहले V की जगह पे क्या आएगा, V2, और फिर माइनस का V की जगह पे क्या आएगा, V1। और log x माइनस का log y क्या होता है, log x बाई y। तो यहाँ से आ गया W इज इक्वल टू NRT, और ये log V2 अपॉन में V1, और E बेस अंडरस्टूड है। अब तुम्हें अगर 10 बेस पर जाना है, जो जाना ही पड़ेगा, सिचुएशन अगर ऐसी हो गई, तो तुम्हें 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई log में बेस 10, और ऊपर होगा फाइनल वाला वॉल्यूम, V2 माने फाइनल वाला वॉल्यूम, और V1 माने इनिशियल वाला वॉल्यूम। तो ये आपने काम किया जब आपकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वाली गैस किसमें थी, आइसोथर्मल में थी। अब जरा एडियाबैटिक में काम कर लें, W। एडियाबैटिक में टाइम ज़्यादा हो जाएगा अभी, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में काम कर लेते हैं, W आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से फंडा लगाया PdV। तो आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर को तो इंटीग्रेशन से बाहर जाना पड़ेगा, तो W बराबर PdV। वॉल्यूम क्या है, V1 से V2, तो यहाँ पे आ गया P साथ में V, V1 से V2, तो W बराबर हो गया P और V2 माइनस V1। ठीक है। अभी अभी तुमने ये देखा पूरी प्रोसेसिंग में कि आइसोथर्मल में जो वर्क निकाला है उसके लिए PdV और एडियाबैटिक के लिए PdV। PdV जनरल फार्मूला है। PdV कैसा फार्मूला, जनरल। अगर रफ वर्क है ये, समवन सेज कि हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाए बैठे हैं, तो हमने कहा अच्छा जो ग्राफ आएगा जरा एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ PV ग्राफ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एरिया निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो एक डायमेंशन होगी वॉल्यूम, दूसरी डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर। तो यानी कि एरिया ऑफ ग्राफ भी क्या बताएगा, वर्क डन। भाई P इंटू क्या होता है, वर्क डन। तो आपको क्या सीखने को मिल गया, आपको सीखने को मिल गया कि एरिया ऑफ PV ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। तो कभी कभी आपके सारे फार्मूले बेकार हो जाएंगे। आपके सामने क्या पड़ा होगा, ग्राफ। तो ग्राफ में जो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा उसी का एरिया निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है। ये रफ वर्क में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जनरल बात है जो तुम्हें याद होती है, याद होनी चाहिए। नोट करिए आप।